हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इलाइट इंस्टीट्यूशंस के वीडियो यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं इजी मेथड्स की, इजी कंसेप्ट्स के साथ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 की, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के एक नए टॉपिक की, जो कि है फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग जो है थोड़ा पिछला वाले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इससे पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने जो है बात करी थी, जब हम किसी चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करवाते हैं, सॉरी मूव करवाते हैं, तो मोशन की वजह से उसके ऊपर जो मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स अप्लाई होता है उसका वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। याद हो तो देखिएगा आप लोग, वो था हमारे पास Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसके बाद में हम लोग नए केस को सामने लेकर आए और वहां पर हम लोगों ने क्या किया कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर हमने करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप को प्लेस किया। और जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप को प्लेस किया तो जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो, सॉरी नॉट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर्स बना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक जो फोर्स बना वो बना बिल साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड में हम एक करंट कैरिंग लूप को प्लेस करेंगे और प्लेस करने पर उसके ऊपर जो फोर्स का अमाउंट है और जो टॉर्क है, उन केसेस को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने एक डायग्राम रेडी कर रखा है। इस डायग्राम में हम लोगों ने देखो सबसे पहले तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस कर लिया, और इस बी मैग्नेटिक फील्ड में देखो ए बी सी और डी एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप हम लोगों ने यहां पे प्लेस कर दिया। इस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप की जो लेंथ है वो हमने L कंसीडर करी, और जो विड्थ है वो हम लोगों ने B कंसीडर कर रखी है स्टूडेंट्स, है ना। ठीक है, अब देखिए ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल क्रिएट करते हुए रखा हुआ है। देखो थीटा एंगल, अब इस थीटा एंगल का मतलब समझना, मतलब देखो जैसे सपोज करो कि ये मेरा जो हाथ है इसको आप समझें करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जो है एरिया वेक्टर किधर, तो आप कहेंगे कि सर परपेंडिकुलर अपवर्ड है या फिर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, ये दो ही कंडीशन पॉसिबल है। बट ये ऐसे फ्लैट तो रखा हुआ नहीं, ये एक एंगल क्रिएट करते हुए रखा हुआ, मतलब एक ऐसे, ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो देखो इस तरीके से आएगा। ये जो मेरी अंगुली है, फर्स्ट फिंगर है, ये इसके नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगी। इसके अब देखो इस अंगुली को अगर मैं इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो वो देखो कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये इसका नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल ने जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है। ठीक है, और जो लूप में है वो एक आई करंट फ्लो रहा है, जो फ्लोइंग ऑफ करंट है वो आई है, ध्यान रखिएगा। लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सपोज कर लीजिए कैपिटल आई करंट फ्लो हो रहा है, जो कि ए से बी की तरफ गया, बी से सी की तरफ गया, सी से डी की तरफ, डी से ए की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसी सिचुएशन में जब करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो प्लेस करने पर जो मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स बना है, उस मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स की डायरेक्शन देखो क्या क्या है। उसको समझने के लिए हमें क्या करना है, उसको समझने के लिए लूप को सेपरेट कर देना है अलग अलग करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। जो फोर्स के डायरेक्शन है वो कैसे समझने हैं, देखो फोर्स के डायरेक्शन को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप है उस करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप को सेपरेट कर दिया। किन में सेपरेशन किया, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स में। मतलब आप ए बी को एक अलग करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर कंसीडर करेंगे, बीसी को एक अलग करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर कंसीडर करेंगे, ऐसे ही सी डी को कंसीडर करेंगे, और ऐसे ही डी ए को कंसीडर करेंगे। और जो फोर्स जो है मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स है उसको कैलकुलेट करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। हम सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो फोर्स कितना आ रहा है वो देख लीजिए, है ना। ठीक है, देखो सबसे पहले ए और बी की बात करते हैं। जो ए बी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, अब इसको वायर देखो आप, ए बी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर हो गया। ये कैसे प्लेस है, ये प्लेस है इस तरीके से। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है देखो इसमें, और ये जो दूसरा पीछे वाला मार्कर है रेड मार्कर के अलावा जो ब्लू मार्कर है, ब्लू मार्कर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, रेड मार्कर के डायरेक्शन में क्या है आपके पास में वायर प्लेस है। ठीक है, अभी देखो यहां पर, अब इस वायर के ऊपर एक मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स वर्क कर रहा है, उसका डायरेक्शन समझना कैसे है।
ठीक है। डायरेक्शन को समझने के लिए क्या किया हम लोगों ने, लेफ्ट हैंड रूल यूज किया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें हमारा जो है फर्स्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में होगा, जो मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा, फोर्स के डायरेक्शन को। तो अभी वायर ऐसे कुछ है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फिंगर तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो देखो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब जो मिडिल फिंगर उसको करंट के डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन के अंदर मतलब अपवर्ड ले जाओ, तो जो थंब है वो देखो परपेंडिकुलर क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। थंब जो है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो मैंने यहाँ क्रॉस से रिप्रेजेंट करा है, और डॉट डॉट मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड, मतलब यहाँ AB को जो फोर्स है वो इनवर्ड अंदर की तरफ धकेल रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला फंडा AB पे लगाया, अब यहां पर देखो CD पर देखो, आप जो CD है दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर लो, और CD पर जब आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे तो अभी देखो वापस से अब इसको CD कंसीडर करो, बट इस टाइम पे करंट डाउनवर्ड आ रहा है, तो करंट डाउनवर्ड आ रहा है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो देखो फर्स्ट फिंगर तो जो है अभी भी मेरा किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। करंट इस बार कैसे चला जाएगा, डाउनवर्ड, तो मिडिल फिंगर डाउनवर्ड चली जाएगी, तो जो थंब है देखो वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ गया, और परपेंडिकुलर और वर्टिकली आउटवर्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो यहां पर एक फोर्स वर्क कर गया F3। देखो AB पे जिस फोर्स ने वर्क किया वो F1, C पे जो फोर्स वर्क कर रहा है वो F2, D पर जो फोर्स वर्क कर रहा है वो F3, A पे जो फोर्स वर्क कर रहा है F4, ठीक है। हमें यहां दो ही फोर्सेस से मतलब है, F1 से और F3 फोर्सेस से मतलब है, क्योंकि ये दो ऐसे फोर्सेस है जो टॉर्क को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। बट देखो टॉर्क की बात करने से पहले हम किसकी बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे ना, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप। देखो करंट कैरिंग लूप पर फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स करंट कैरिंग लूप को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, तो देखो पार्ट नंबर फर्स्ट, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो देखो यहां पे फोर्स ऑन ए साइड, फोर्स ऑन ए साइड AB, अगर मैं AB फोर्स पे साइड की बात करूं तो यहां पे जो है फोर्स F1 आ गया, और यहां पे फोर्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा बिल साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब हो गया थीटा किस किस के मिड का एंगल होता है, थीटा एंगल होता है, थीटा एंगल बिटवीन, देखो ये थीटा होता है वो एंगल होता है किस किस के मिड का एंगल होता है, एंगल बिटवीन B एंड L। तो देखो यहां पर आप देखेंगे तो B और L एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर, देखो 90 डिग्री का एंगल है ना दोनों के मिड में, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो गया, तो वो साइन 91 हो गया, तो परफेक्टली जो आपके पास में F1 है वो क्या आ जाना है, बिल आ जाना है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही देखो जब आप BC साइड पर फोर्स का वैल्यू देखेंगे, सेकंड कंडीशन, अब यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखूंगा तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, और यहाँ DA पर फोर्स का डायरेक्शन देखूंगा तो वो आएगा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। आप खुद अप्लाई करके देखें, आपको समझ में आएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, लगाने पर आपको आइडिया समझ में आएगा कि ये F2 अपवर्ड डायरेक्शन में है और F3 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स ऑन ए साइड, अब जो नई साइड हो गया वो आ गया BC, और BC पे जो फोर्स है वो F2 आ गया, क्योंकि देखो एंगल कितना बना हुआ है, यहाँ पे एंगल बना हुआ है 90 माइनस थीटा। किन किन के बीच का एंगल है, एंगल बना हुआ है, ये देखो लेंथ जो है वायर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, उनके बीच में 90 माइनस थीटा एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पे जो फोर्स आ जाएगा वो आएगा बिल साइन, और यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। सो फाइनली F2 का वैल्यू आ जाएगा बिल कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे देखिए थर्ड केस में चलेंगे, तो थर्ड केस में देखेंगे आप लोग तो जो फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है फोर्स ऑन ए साइड, फोर्स ऑन ए साइड, और यहाँ पे कौन सा साइड ले लेंगे, CD। देखो अब CD साइड ले लो तो यहाँ पे जो फोर्स है वो F3 है, तो यहाँ पर F3 फोर्स में वही बिल आ जाएगा फोर्स, इक्वेशन नंबर थर्ड। जो फर्स्ट केस है वो बिल्कुल थर्ड केस के इक्विवेलेंट में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। देखो जैसे थीटा यहाँ 90 डिग्री ये बन रहा था, वैसे यहाँ पर आप थीटा को देखेंगे तो थीटा अभी भी यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। केस नंबर फोर्थ पे आ जाओ, केस नंबर फोर्थ पे आप आएंगे तो यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करो, फोर्स ऑन ए साइड। अब यहाँ पे कौन सी साइड पे फोर्स कैलकुलेट करना है, DA पर, तो DA पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो F4 आ जाएगा, और F4 आने की वजह से यहाँ पे जो है फोर्स का वैल्यू आएगा, फोर्स का जो अमाउंट है, जो मैग्नीट्यूड है वो बिल, और क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। देखो अब ये 90 माइनस थीटा समझो,
थीटा, थीटा के बारे में बता चुका हूं मैं। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी एंड एल, इन दोनों के मिड का एंगल है। तो देखो आप किसको देखेंगे? बी ए को देखेंगे। तो बी ए में ये तो रहा आपका लेंथ और ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये रहा, ये लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए मैंने देखो यहाँ 90 माइनस थीटा करा। जो एंगल 90 माइनस थीटा है वो यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा। देखो अगर मैं यहाँ पर एंगल की बात करूं तो ये भी 90 माइनस थीटा ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? मैथमेटिकली कॉस थीटा हो जाता है। तो F4 हो जाएगा बिल कॉस थीटा हो जाना है। इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप टोटल रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ देखो, नाउ टोटल करंट, टोटल फोर्स ऑन ए लूप। अगर लूप पर मैं टोटल फोर्स की बात करूं तो उसको F से रिप्रेजेंट करेंगे और F इज इक्वल टू देखो वेक्टर ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इन सारे फोर्सेस का आप सम करेंगे तो जो कि नेट जो है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब 0 आने का रीजन देखो, 0 क्यों आया इसका मतलब समझना। ये इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है। कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन देखना। देखो केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड को आप नहीं देखेंगे, जो भी बोर्ड पे रिटर्न कर रहा हूं आप लोग उन्हीं क्राइटेरिया और उसी डेटा को आप लोग नोटिस में रखें, है ना। देखो अब ये फोर्स का जो सम है वो 0 क्यों हो गया, यहां पर समझिए। देखो डायग्राम में जब आप देखेंगे तो जो फोर्स है F2 एंड F4 ये क्या है? ये सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, सो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये क्या है? सेम लाइन ऑफ एक्शन में है, सेम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। मतलब F2 F4 से कैंसिलेशन होके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे कंडीशन नंबर सेकंड को देखो। कंडीशन नंबर सेकंड को यहां पर देखेंगे तो देखो फोर्स F1 एंड F3 की बात करो तो F1 और F3 फोर्स की बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे तो F जो है 1 फोर्स है वो बिल है, F3 फोर्स है वो भी बिल है। अब यहां डायग्राम में आ जाओ तो यहां पे जो F1 फोर्स है वो क्या है? वर्टिकली इनवर्ड है और ये क्या है? वर्टिकली आउटवर्ड है। तो एक तो वर्टिकली इनवर्ड, एक वर्टिकली आउटवर्ड, तो दोनों का देखो मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है। इनका भी मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट है। एक अंदर की तरफ जा रहा है, एक बाहर की तरफ आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे और कैंसिलेशन की वजह से F1 और F3 भी क्या हो जाएंगे? 0 के इक्विवेलेंस हो जाएंगे, ठीक है। F2 और F4 कैसे 0 हुए? F2 और F4 ऐसे 0 हो गए क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन में है। जैसे मेरा ये वाला हाथ है ना, इस वाले हाथ को F2 समझो, नीचे वाले हाथ को F4 समझो। तो देखो ये तो ऊपर की तरफ लग रहा है और ये किस तरफ लग रहा है? ये नीचे की तरफ लग रहा है। देखो ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में होने की वजह से, सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से F2 मतलब इसने इस नीचे वाले के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया और फाइनल रिजल्ट क्या बन गया? 0, ठीक है। हम बात कर रहे हैं F1 और F3 की बात कर रहे हैं। तो F1 तो देखो वर्टिकली इनवर्ड गया और F3 क्या हो गया? वर्टिकली आउटवर्ड आ गया। तो ये भी देखो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। यहां देखो ये भी बिल है और ये भी बिल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है ना, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए इसका जो इफेक्ट है वो इस वाले इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और यहां पर भी फोर्स का अमाउंट क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में होने की वजह से 0 है और ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखो ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन, F1 एंड F3 इक्वल, ये क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा? 0 और ये भी क्या हो जाएगा? 0। सो जो नेट फोर्स है, नाउ नेट फोर्स ऑन ए लूप इज इक्वल टू बिकम्स 0। तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं बात रिजल्ट की करूं कि रिजल्ट क्या बनेगा, तो वो रिजल्ट देखिए यहां पर इस फोर्स की वजह से रिजल्ट देखिए, रिजल्ट देखेंगे हम। रिजल्ट देखो तो रिजल्ट क्या बना? रिजल्ट ये बना
कि F1, F2, F3 और F4 जो फोर्स है, इन फोर्सेस की वजह से जो करंट कैरिंग लूप है उसमें ट्रांसफर मोशन किसी भी टाइप का नहीं हुआ। सो देयर इज नो ट्रांसफर मोशन इन ए करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे सो देयर इज नो ट्रांसफर मोशन, देयर इज नो ट्रांसफर मोशन इन लूप। जो लूप है उसमें किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांसफर मोशन अवेलेबल नहीं है बेटा लोग, है ना। ठीक है, तो जो फोर्स है उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से स्टडी करी कि जब हम करंट कैरिंग लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो उस प्लेसिंग की वजह से जो हमारे पास में क्या बनेगा, जो नेट फोर्स आ रहा है वो जीरो आ रहा है। जीरो आने का रीजन कि कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड दोनों से समझो। कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या किया, F1 और F2 क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन में है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इस वजह से दोनों जीरो हो गए। और केस नंबर सेकंड में क्या समझेंगे, जो F1 और F3 फोर्स है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, रिजल्ट में इक्वल है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जीरो हो गए, इसलिए हमें रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला सो देयर इज नो ट्रांसफर मोशन इन अ लूप। मतलब जो भी फोर्स मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स लग रहा है उस मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स की वजह से हमारे पास लूप में किसी भी टाइप का ट्रांसफर मोशन अवेलेबल नहीं है। बट यहां पे एक चीज समझो, देखो जो F1 और F3 है वो क्या करेंगे, वो ट्रांसफर मोशन तो नहीं करवा रहे बट इसको रोटेटरी मोशन जरूर करवा देंगे, और रोटेशन की वजह से जो फिनोमिना प्रोड्यूस होगा उसको बोलना हमने टॉर्क। बात को फिर से सुनना, क्योंकि चारों जो फोर्सेस हैं F1, F2, F3 और F4 ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, रिजल्ट एज ए रिजल्टेंट अपने आप को जीरो कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखो जब आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे हैं तो यहां पर ये समझ में आ रहा है F1 और जो F3 है वो लूप को क्या है, रोटेटरी मोशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेटरी मोशन करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स वर्क करता है उसको हम बोलेंगे टॉर्क। इस टॉर्क को अब हमें कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए देखो हम लोगों ने बोर्ड पे दो कंडीशंस को बना रखा है, कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड को आप जब देखेंगे तो देखो क्या सिचुएशन आएगी, क्या फंडा आएगा, है ना। ठीक है, अभी देखो आप लोगों को केस नंबर फर्स्ट, अब बात कर रहे हैं हम टॉर्क की, मतलब कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। यहां पे अब हम टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, है ना, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। और टॉर्क को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टाउ से, ध्यान रखना। कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क और टाउ से इसका टाउ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना। चलो अब देखो केस नंबर फर्स्ट, देखो केस नंबर फर्स्ट में आप डायग्राम को कैसे देख रहे हैं, आप करंट कैरिंग लूप का फ्रंट व्यू देख रहे हैं, मतलब ये वाला व्यू इस तरीके से दिख रहा है आपको, करंट कैरिंग लूप, है ना। देखो अभी ये, तो यहां पर आप देखेंगे तो देखो ये A है, ये कॉर्नर जो है A है, इसके पीछे वाला जस्ट B है, वो हो गया C और ये हो गया D। यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, वो है F1 फोर्स। ठीक है, तो F1 फोर्स कैसे लग रहा है, यू अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, देखो F1 कैसे लग रहा है, F1 अपवर्ड लग रहा है ना, यू। ठीक है, सॉरी गड़बड़ जा रहे हैं क्या, F1 अपवर्ड लग रहा है और ये लग रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, ये ऐसे वाली सिचुएशन में ना, ऐसे वाली सिचुएशन में तो ये तो क्या लेके जाएगा इसको अंदर और ये लेके जाएगा इसको बाहर। ठीक है, तो यहां पर जब आप देखेंगे अच्छे से तो जो फोर्स का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को देखते हुए समझेंगे तो जो AB है, AB वाला जो पोर्शन है वो तो क्या जा रहा है, वो तो डाउनवर्ड जा रहा है। देखो थोड़ा सा गड़बड़ दिखा दिया गया इसको, गड़बड़ नहीं दिखाया, सही है। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास में इस तरीके से आपने देख रखा है इसको। ठीक है, तो ये D पॉइंट है, ये A पॉइंट है, यहां जो फोर्स वर्क कर रहा है वो कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यू नीचे की तरफ जा रहा है, और यहां जो फोर्स आ रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ओके, एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये कैसे क्या होना है, अपवर्ड होना है या डाउनवर्ड होना है। ओके, यहां पर देखो फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर तो है, क्योंकि ये इस तरीके से ऐसे प्लेस है, इस तरीके से इसकी प्लेसिंग हम लोगों ने ऐसे कर रखी है। तो जब ये डाउनवर्ड गया, डाउनवर्ड, तो F देखो यहां पर देखेंगे आप तो ये इस तरीके से प्लेसिंग है इसकी, है ना। ठीक है, जो रेक्टेंगल लूप है उसकी प्लेसिंग ऐसे, ये जो अभी मेरी अंगुली है ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ड लग रहा है, और यहां जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है। तो ये इनवर्ड और आउटवर्ड, देखो इनवर्ड फोर्स ये तो जा रहा है अंदर की तरफ जा रहा है, वो तो F1 फोर्स जा रहा है,
और जो बाहर की तरफ आ रहा है वो फोर्स आ रहा है F3 आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसका देखो, जब आप इसका ये वाला व्यू देखेंगे ना, ऐसे वाला व्यू, तो ऐसे वाला व्यू देखेंगे तो देखो आपको समझ में आएगा कि जो F1 है वो तो चला गया डाउनवर्ड और F3 चला गया अपवर्ड, ठीक है। इसको सही करें, ठीक है, देखो इसको सही करना है, सही ये बात है। ये देखो ये F3 जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है और ये लग रहा है अपवर्ड, ओके। देखिए यहां पर ये जो F3 फोर्स है ये लगा हुआ है अपवर्ड और जो A पॉइंट है ये लगा हुआ है हमारा डाउनवर्ड, ठीक है, इस तरीके से, ओके। अब सिचुएशन समझ में आई। अभी देखो, अभी ये वाली सिचुएशन है तो यहां से ये समझ में आएगा कि ये A पॉइंट, सॉरी ये D पॉइंट है, ये A पॉइंट है। तो यहां पर देखो ये वाले वायर पे, ये वाला जो लूप है, करंट कैरिंग वायर लूप का जो वायर है, यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो तो लग रहा है डाउनवर्ड, ये तो नीचे लेके जाना चाह रहा है, और ये क्या करना चाह रहा है, इसको ऊपर लाना चाह रहा है। ऊपर लाना चाह रहा है मतलब इस तरीके से रोटेटरी मोशन करवाएगा ये इसको। तो रोटेटरी मोशन की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात करेंगे हम लोग। तो केस नंबर फर्स्ट है ये, ठीक है। अच्छा, केस नंबर फर्स्ट में अभी देखो यहाँ थीटा कितना बना, 90। यहाँ देखो थीटा जो है वो तो एक पर्टिकुलर एंगल था थीटा, ठीक है, एरिया वेक्टर ने थीटा ने क्रिएट कर रखा था। यहाँ थीटा का अमाउंट हो गया है 90। तो इस केस के लिए हम टॉर्क कैलकुलेट करके देखते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट के लिए जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, देखो 4 केस फर्स्ट। अब फर्स्ट केस में जो टॉर्क कैलकुलेट करेंगे ना यहाँ पर, उसका फंडा देखिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ठीक है। जो फोर्सेस हैं कौन कौन सा, F1 और F3 फोर्सेस है, उनके मिड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है हमारा, वो है B। देखिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको B बोला। तो देखिए जो टाउ है उस टाउ का फंडा समझना। तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स, देखो फोर्स का अमाउंट देखेंगे तो F1 और F3 कैलकुलेट कर चुके हम, ये भी बिल है और ये वाला वैल्यू भी कितना है, बिल है, ओके। दोनों का अमाउंट इक्वल आया हुआ है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, दोनों मैग्नीट्यूड नहीं, ओनली सिंगल मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहां पे आ जाएगा बिल, ओके, ये आ जाना है बिल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो देखो इजीली दिख रहा है फोर्सेस के मिड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, B है। तो देखो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B, और ये जो करंट है वो कैपिटल I है, जो इसमें करंट चल रहा है। देखिए ये जो करंट चल रहा है वो कितना है, वो कैपिटल I चल रहा है, तो BI। और देखो जो L है, ठीक है, वो फॉर्मूले में आया हुआ है, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स के फॉर्मूले में आया हुआ, और इनटू में B परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब देखो L इंटू B, यहां पे आप L इंटू B करेंगे तो वो रेक्टेंगुलर लूप का क्रॉस सेक्शन एरिया है। देखो L इंटू B, अगर L को B से मल्टीप्लाई किया तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का, सॉरी हाँ, रेक्टेंगुलर जो लूप है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें मिलेगा। सो टाउ इज इक्वल टू, देखो क्या बन गया, BI, और ये बन गया A। अब सपोज करो नंबर ऑफ टर्न्स अगर कितना है, N है। देखो इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल N इन लूप, जो लूप है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कैपिटल N है। सो टाउ इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, NBI और A। अब देखो इसको शॉर्टली कैसे याद रखेंगे, टाउ इज इक्वल टू याद रखेंगे BINA, बीना, ये याद रखना, ये टॉर्क आ गया, ओके। बात समझना, क्या आ गया, टॉर्क इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। तो टॉर्क का जो अमाउंट है केस नंबर फर्स्ट में वो क्या आ गया, वो आ गया बिना, BINA। अब यहां पे समझना B क्या है, B है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, B ये रहा। I क्या है, करंट फ्लोइंग इन द लूप, जो लूप में जो करंट चल रहा है उसका अमाउंट है I। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ लूप। A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए लूप। तो ये केस नंबर फर्स्ट में जो टाउ प्रोड्यूस हो गया उसका अमाउंट है स्टूडेंट्स, ओके। मे बी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम केस नंबर सेकंड की। तो केस नंबर सेकंड में जो मैग्नेटिक जो है टॉर्क जो प्रोड्यूस है वो कितना आना है उसका वैल्यू देखेंगे ना, ठीक है। तो केस नंबर सेकंड में देखो, केस नंबर फर्स्ट का वैल्यू कंप्लीट, केस नंबर सेकंड देखेंगे। अब केस नंबर सेकंड में आए तो केस नंबर सेकंड में देखेंगे तो इसका डायग्राम देखो ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये हमेशा तो ऐसे रहने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि फोर्स लगेगा। F1 और F3 क्या कराएंगे, इसको रोटेट करवाएंगे, रोटेट करवाते थीटा एंगल बनेगा। तो थीटा जब एंगल बना तब टॉर्क कितना जनरेट होगा, यहां तो थीटा 90 के केस में टॉर्क था,
ठीक है, यहाँ पे क्या था देखो 90 डिग्री। यहाँ के केस में क्या आने वाला है, मतलब ये रहा केस नंबर सेकंड। अब देखो ये रहा डी और ये रहा ए। यहाँ पर जो फोर्सेस का अमाउंट है वो देखो F1 फोर्स ये लगा हुआ है और F3 फोर्स ये लगा हुआ है, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर F1 और F3 फोर्सेस का डायरेक्शन हमें दिख रहा है, और जो ए बी है वो किस लेंथ का है, वो है हमारे पास में बी लेंथ का है। थीटा कितना बना हुआ है इस बार, ठीक है, मतलब जो लूप है उसने थीटा एंगल बना हुआ है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो देखो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा हो जाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस वाले केस में अब टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला वही टॉर्क का देखो, फोर्स इनटू वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो फोर्स देखो ए पॉइंट पर है और बी पॉइंट पर है, तो ए और बी के मिड में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो कौन सा है, वो देखो ये रहा, ए से लेके एन तक। तो देखो ये सॉरी डी से लेके एन तक, तो डी एन देखो डायग्राम में अच्छे से देखें, ये जो dn है ये इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो ये रहा एक, ये रहा ये, ठीक है, ये दो फोर्सेस हैं। अगर इन दोनों फोर्सेस को पैरेलल लाऊंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, d से लेके n तक हो गया। बात समझो, एक फोर्स यहाँ एप्लीकेबल, एक फोर्स ये रहा एप्लीकेबल। अगर दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगा तो ये नहीं है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आप क्या करो, फोर्सेस को इक्वल देखने के ट्राई करो। तो अब जो ये डिस्टेंस दिखा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब dn परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फोर्सेस का अमाउंट हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये क्या था, आया था हमारे पास बिल आया हुआ है। dn का जो वैल्यू है वो इस ट्राइंगल से अगर हम इस dn को चेक करेंगे तो जो dn का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। आप जब इस ट्राइंगल को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो dn का वैल्यू है वो आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा आ जाना है। और cos 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा। सो टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, बी आई, करंट देखो आई हो गया और ये एल हो गया और ये क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। सॉरी गड़बड़, देखो यहाँ पे ये बी cos 90 माइनस थीटा आएगा, तो यहाँ पे बी एक टर्म आएगा, बी cos 90 माइनस थीटा, थोड़ा सा सही कर दो, इनटू में क्या आ जाएगा, बी cos 90 माइनस थीटा आ जाना है। और यहाँ पे b cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख देंगे, बी आई एल बी, और ये आ जाना है साइन थीटा। देखो वापस एल बी को आप क्या लिख देंगे, एल बी को आप लिख लेंगे क्या, a, तो यहाँ पे आ गया बी आई ए और ये आ जाना है साइन थीटा। और फाइनली इफ नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं तो नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल एन। अगर ये कैपिटल एन है तो टाउ इज इक्वल टू देखो क्या हो गया, बी आई एन ए साइन थीटा। तो ये हमारे पास में टॉर्क का अमाउंट आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में टॉर्क ये मिला। केस नंबर फर्स्ट में जो टॉर्क का अमाउंट है वो क्या मिला था, बी आई एन ए, ये मिला था। ये केस नंबर फर्स्ट था स्टूडेंट। तो केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है टॉर्क का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। वापस से समझें एक बार फटाफट से, देखो आपको डायग्राम समझ में आएगा तो कैलकुलेशन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये वाला जो डायग्राम है ये देखो डी ए, अगर थीटा एंगल क्रिएट हुआ है तो मैं इसको थीटा एंगल क्रिएट करते हुए लिया है, ठीक है। यहां पर देखो जो नॉर्मल जो है एरिया वेक्टर है उसने थीटा एंगल बनाया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। तो देखो 90 डिग्री, एक्चुअली ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये थीटा नीचे वाला थीटा है तो ऊपर वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा हो गया। यहां पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये बेस है, तो इस ट्राइंगल में जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या यूज कर लेंगे, आप जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगा के जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा b cos 90 माइनस थीटा। और इस वाली वैल्यू को dn की जगह प्लेस कर देना है। फोर्स का अमाउंट बिल आया हुआ है इनटू b cos थीटा। और फाइनली हमारे पास टॉर्क आ गया बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा। इसको याद रखेंगे, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप हमारे पिछले वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब हमने चार्ज को फ्लो करवाया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो हमारे पास में जो मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स आया था वो आया था QVB sin थीटा। जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को मूव करवाया तो हमारे पास में जो मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स आया वो आया बिल साइन थीटा। अब हमारे पास में जो फोर्स है उसका, जब हमने करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो जो फोर्स नेट फोर्स है वो तो हो गया जीरो, जिसकी बात हम कर चुके, ठीक है। अब नेट फोर्स तो जीरो है, मतलब इसमें ट्रांसफर मोशन तो होगा नहीं, बट ट्रांसफर मोशन नहीं होगा, बट क्या होगा, रोटेटरी मोशन होगा। उस रोटेटरी मोशन की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब वो जो टॉर्क का अमाउंट है वो कितना मिल गया हमें,
वो दो केसेस में मिला। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब जो एरिया वेक्टर है वो 90 डिग्री के एंगल पर हो तो टॉर्क हमें मिलेगा बिना, और अगर वो थीटा डिग्री के एंगल पर है, मतलब केस नंबर सेकंड को देखें, अगर वो थीटा डिग्री के एंगल पर है तो टॉर्क होगा बिना साइन थीटा। स्टूडेंट्स ओके, होप करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम जल्दी ही मिलेंगे इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, बाय बाय।